प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं सुनानी है किसी को? थोड़ा सा बंधवित शक्ति पूछती हूँ आप लोगों से। वज्र नाराट सहनन की बंधवित शक्ति कौन से गुण स्थान में? हाँ बोलिए पूर्णिमा आंटी। चौथे गुण स्थान में बंद जब नाराज सहनन की छुट्टी होती है। आपने जल्दी करी हाथ उठाने में भी, तो मुझे लगा मैंने पूछा था वज्र नाराज। अच्छा ब्रज में सब नाराज मन समझा। हाँ तो ये तो वज्र नाराज की तो चौथे दूसरे में आएगी। हाँ बढ़िया। वज्र नाराज की बंधवित शक्ति दूसरे में। अपर्याप्त अपर्याप्त नामकरण की बंधवित शक्ति शिमला भाभी। पहले गुण स्थान में। बढ़िया, पहले गुण स्थान में। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सुनीता आंटी। दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में, ठीक है। आरती शोक छठे गुण स्थान। छठवें गुण स्थान में। वामन संस्थान निशांति। दूसरे गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान में। औदारिक द्विक यानी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग सरोज भाभी। चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में, बढ़िया। तिर्यन चायु सुधा जी। दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में। प्रशस्त विहायोगति ज्योति जी। आठवें गुण स्थान। आठवें गुण स्थान। हाँ, आठवें गुण स्थान के छठे भाग में। नपुंसक वेद भारती आंटी। पहले गुण स्थान। पहले गुण स्थान। अब दो वेद और बचे हैं, उन दो वेदों की व्युत्पत्ति कहाँ होती है?
बोलिए ज्योति जी। दीदी स्त्री वेद की तो दूसरे स्थान में होगी और पुरुष वेद की पुरुष वेद की 8वें या 9वें 8वें में होगी। हाँ सुनीता आंटी। 9वें गुण स्थान के पहले भाग में। हाँ पहले। बढ़िया। स्त्री वेद की दूसरे गुण स्थान में, वो ठीक है। और पुरुष वेद की 9वें गुण स्थान के पहले भाग में। छहों संस्थान की बंधविच्छित्ति। छहों संस्थान की बंधविच्छित्ति कहाँ कहाँ होती है? बोलिए सुधा जी। पहले गुण स्थान में कुछ लोग अगर थोड़ा ऐसा नीचा हाथ कर रहे हैं और अपने नाम के आगे कर रहे हैं, मैंने अपने नाम के आगे किया है, तो दिख रहा है आप लोगों को हाथ? मतलब किसी का ये शंका हो सकती है कि हम भी हाथ खड़ा कर रहे थे या हमसे नहीं पूछा, तो थोड़ा अच्छा सा ऊंचा कर दीजिए ताकि मुझे दिख जाए। मुझे फिर दिखता नहीं है, इसलिए नहीं पूछ पाती हूँ मैं। तो कुछ लोग ऐसा नीचा थोड़ा सा कर देते हैं, तो वो मुझे दिखता ही नहीं है फिर। पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान ब्रजवासन अलग अलग नाम बताइए ऐसे किसकी कहाँ? पहले गुण स्थान में तो असंप्राप्त का सहनन होता है और दूसरे में मैंने सहनन पूछा है कि संस्थान पूछा है? संस्थान पूछा है क्या? हाँ। तो संस्थान में तो न्यू ग्रोथ पंडिमंडल पहले गुण स्थान में और और संस्थान और चले गड़बड़ है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। पहले में तो चला गया हुंडक संस्थान, दूसरे में जाएंगे 4 संस्थान हैं, और फिर लास्ट वाले में 8वें गुण स्थान में जाएगा लास्ट वाला संस्थान समचतुर संस्थान। ठीक है। हुंडक जाएगा पहले में, दूसरे में वामन, कुब्जक, नैग्रोध परिमंडल और स्वाति, ये चारों हैं दूसरे गुण स्थान में। और फिर समचतुरा संस्थान है, वो 8वें गुण स्थान के छठे भाग में। चलिए इतना ही करते हैं, कल फिर पूछ लेंगे और बाकी का। पर काफी लोगों के हाथ खड़े थे, और जिनको याद था उनके हर क्वेश्चन में हाथ खड़े थे, और जिनको याद नहीं था उनके तो नहीं थे। ठीक है, याद करें आप लोग, तो आगे फिर ये पक्का हो जाए तो फिर उदय विच्छित्ति कभी कोई प्रकरण आए तो फिर वो मैं आप लोगों को बता सकूं। अपना प्रकरण यहाँ पे चल रहा है 35वीं गाथा वृद्रव्य संग्रह में, और इस 35वीं गाथा में भाव संवर के भेद, भाव संवर के विशेष यहाँ बताए गए हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा में लोक अनुप्रेक्षा में 3 लोक की रचना का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इसमें हमने जम्बूद्वीप की रचना हम देख रहे हैं, और विदेह क्षेत्र के क्षेत्र वो पूरे यानी एक विदेह जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र एक था पूरा, लेकिन उसमें बीच में सुमेरु पर्वत और वो गजन पर्वतों के कारण, उत्तर कुरु देव कुरु के कारण वो 2 भागों में बटा, एक पूर्वी विदेह क्षेत्र और एक पश्चिमी विदेह क्षेत्र। और फिर दोनों ही पूर्वी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के बीच में से 2 नदियां गुजर रही हैं। पूर्वी विदेह क्षेत्र के बीच में सीता नदी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के बीच में से सीतोदा नदी। तो इस कारण वो 2 भागों वाला 4 भागों में बट गया, यानी कि पूर्वी विदेह क्षेत्र में सीता नदी का उत्तर तट और सीता नदी का दक्षिण तट। इसी तरह से पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा का उत्तर तट और सीतोदा का दक्षिण तट। इस तरह से 4 भागों में बट गया।
अब जो एक एक पार्ट है सीता नदी का उत्तर तट, उसमें भी 2 तो वन की वेदियां हैं, सबसे पहले और सबसे लास्ट में। देवारण्य और भूतारण्य ये 2 वन हैं। सुमेरु की तरफ एक वेदी है और लवण समुद्र की तरफ दूसरी वेदी है। 2 तो वन की वेदियां हैं और इस एक पार्ट के बीच में 4 वक्षार पर्वत और 3 नदियां, उन नदियां को बोलते हैं विभंगा नदियां। विभंगा नदियां ये तो एक सामान्य नाम है और उन नदियों के सबके नाम अलग अलग भी हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे वक्षार पर्वत, ये पर्वत, वक्षार का अर्थ भी पर्वत होता है, तो वक्षार पर्वत तो कॉमन नाम है, सभी को वक्षार कहेंगे। जैसे हमने हैरण्यवत, हेमवत, रम्यक इन क्षेत्रों में देखे थे नाभिगिरी, ये नाभिगिरी नाम कॉमन है, उसके सबके नाम अलग अलग हैं। गजंत पर्वत, ये नाम तो कॉमन है लेकिन उन पर्वतों के नाम सबके अलग अलग हैं। ऐसे ही वक्षार पर्वत ये कॉमन नाम है। जैसे कुलाचल बोला तो कुलाचल एक कॉमन है, फिर सबका हिमवन, महाहिमवन, निषद, नीली उनके नाम अलग अलग हैं। ऐसे ही यहाँ वक्षार पर्वतों के सबके नाम अलग हैं और जो विभंगा नदियां हैं उनके भी सबके नाम अलग अलग हैं। तो 2 तो वन की वेदियां, 4 वक्षार पर्वत और 3 वो विभंगा नदियां, ऐसे 9 दीवारों, 9 भित्तियों के बीच में 8 क्षेत्र, विधेय क्षेत्र के एक पार्ट में 4 पार्ट हमने किए हैं। अब मैं आप लोगों से ऐसा पूछूंगी, विधेय क्षेत्र के 4 पार्ट कौन से हैं? विधेय क्षेत्र के यदि 2 पार्ट पूछे जाएं तो वो 2 पार्ट कौन से हैं? अभी वैसे तो यहाँ अपने कोर्स में है, इस बार सारे नाम दिए एक एक देशों के और विदेश की नगरियों के, लेकिन उतने उतनी डिटेल आपको याद करने को नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी लोकेशन हमको ख्याल में रहे कि सीता नदी का उत्तरी तट कौन सा है, माइंड में ध्यान में आना चाहिए। सीता नदी का दक्षिणी तट कौन सा है, लेकिन देशों के नंबर से तो पूछ सकते हैं। चलिए आप बताइए कि 15 नंबर का क्षेत्र, नंबर से पूछू नाम से नहीं, 15 नंबर का क्षेत्र विधेय क्षेत्र में वो किस जगह पर आएगा, उसकी लोकेशन बतानी है। बोलिए भारती आंटी। सीता नदी का दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी विधेय क्षेत्र के दक्षिणी पार्ट में। हाँ, सीता नदी का दक्षिण बोलेंगे तो भी समझ में आएगा क्योंकि सीता नदी पूर्व साइड में है। तो और पूरा बोलना हो तो पूर्वी विधेय क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिणी तट पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 28 नंबर का क्षेत्र वो कहाँ आएगा? नीलम भाभी। पश्चिम में और सितोदा नदी के उत्तर में। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। 20 नंबर का क्षेत्र कहाँ आएगा? विनीता जी बोलिए। पश्चिम विधेय क्षेत्र के दक्षिण भाग में, सितोदा नदी के दक्षिण भाग में। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से हमको अब ऐसा लोकेशन ख्याल में आ जानी चाहिए। अभी तो है और हाँ, ये तो नक्शा है ना, तो याद रहना चाहिए। थोड़े थोड़े दिन में अपने को, मैं कल भूल गई, आज फिर से आज ध्यान रख के मोबाइल में आप लोगों को वापस डाल दूंगी और उसको थोड़ा अपने को याद रहे, इस तरह से कहीं भी सेव करके रख लें जहाँ तुरंत निकल जाए। थोड़े थोड़े दिन में देखते रहना चाहिए नक्शा कि कहाँ क्या है। जमीला आंटी कुछ पूछना है? मैम ये कांचनगिरी के बारे में पूछना था, वो कंफ्यूज से हो रहा है मेरे को कि मतलब 200 कैसे हुए इस एक में, जम्मूद्वीप में एक तरफ कितने 5? एक दिशा में 50 है तो 4 दिशाओं में कितने होंगे? एक दिशा में 50 है। मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूँ ज्यादा आपको, उससे वो कंप्यूटर हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या। वो जब भी मैं नक्शा दिखाती हूँ तो फिर कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो रहे से भी चले जाते हैं, तो इसलिए मैं आज नक्शा नहीं खोलने के मूड में हूँ। देखिए, मैं वैसे बता दीजिए, समझ में आ जाए। बोर्ड पे बताती हूँ। ये
ये अपना एरिया है। ऐसा है ना? हाँ, सुमेरु पर्वत, ये गगन पर्वत, हाँ, यहाँ से ये निकलेगी नदी, ये नदी निकली सीता नदी, और ये इस तरह से जा रही है। तो ठीक है। यहाँ पर ये 5 सरोवर हैं, और यहाँ पर कांचनगिरी 5 5 5 5 5 25 इधर, 5 5 5 5 5 25 इधर, ये 50 कांचनगिरी इधर हो गए उत्तर की तरफ में। इसी तरह से 50 कांचनगिरी यहाँ पर हैं ठीक है। पूर्व में। फिर इसी तरह से ये 50 कांचनगिरी यहाँ पर आएंगे दक्षिण में, और 50 कांचनगिरी आएंगे इधर पश्चिम ये में। भद्रसाल वन में भी आएंगे? हाँ, ये भद्रसाल इधर वन में भी बताया था उस दिन दोनों मैंने। दोनों तरफ ही आएंगे? हाँ, पर अच्छा। हमारे पास जो नक्शा अवेलेबल है उसमें यहाँ नहीं बनाए हैं। हाँ, हाँ, हमारे को जो नक्शा है ना, उसमें यहाँ नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन यहाँ भी हैं। तो 50 50 50 और 50 ही हो गए 200 कांचनगिरी। तो ऐसे 1000 हो गए, मतलब 2.5 द्वीप में? हाँ 2.5 द्वीप में कुल मिला के 1000 हो गए ना, मतलब वन। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक। तो इस तरह से विधेयक क्षेत्र की रचना यहाँ पर बताई गई है। और कल हमने ये पढ़ लिया था पूरा, चारों जो विधेयक क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी उनकी नगरियां हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये दूसरी पुस्तक से पढ़ के सुनाती हूँ कि इन विधेयक क्षेत्रों में भी, ये तो हम मोटी मोटी रचना देखते हैं, पर अभी आगे आएगी कि प्रत्येक विधेयक क्षेत्र में जिस तरह से भरत क्षेत्र के 6 खंड है, वैसे ही 6 खंड है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। उससे पहले या पहले ये पढ़ लेते हैं, ऐसे करते हैं ताकि वो क्रम से हो जाए बात। पेज नंबर अपना 149, 149 नंबर पेज है बृहद द्रव्य संग्रह में। यहाँ उसका दूसरा पैरा पढ़ना है। अब जिस प्रकार भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु इन 2 नदियों से तथा विजयार्ध पर्वत से 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इस प्रकार 6 खंड हुए, उसी प्रकार पूर्वोक्त 32 विधेयक क्षेत्रों में गंगा और सिंधु जैसी 2 नदियों और विजयार्ध पर्वत से प्रत्येक के 6 खंड जानना। ये जैसा भरत क्षेत्र की रचना है, जिस तरह से भरत क्षेत्र की रचना है, भरत क्षेत्र में जिस तरह से 6 खंड होते हैं, उसी तरह से यहाँ विधेयक क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में 6 खंड हैं। 6 खंड कैसे हुए हैं भरत क्षेत्र में कि 2 तो है नदियां, और फिर एक है बीच में पर्वत, विजयार्ध पर्वत। तो विजयार्ध पर्वत है इस तरह से पूर्व पश्चिम, और नदियां आ रही हैं उत्तर दक्षिण। उसी तरह से इसे समझ लीजिए, ये अपने पास में पूर्वी विधेयक क्षेत्र है, समझ लीजिए। और ये उसका एक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन, ये एक उसका क्षेत्र है, दिख रहा है आप लोगों को? ये एक क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें एक क्षेत्र में ये सीता नदी का उत्तरी तट, ये नदी है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये नील पर्वत है, इस नील पर्वत में यहाँ ऐसे कुंड बने हैं, और इन कुंडों से 2 नदियां इस तरह से निरंतर बह रही हैं, और वो सीता नदी में आके मिलती हैं। इन नदियों के नाम क्या हैं? इन नदियों का नाम गंगा और सिंधु। सीता नदी के उत्तरी तट पर जो क्षेत्र हैं, और सीतोदा के भी उत्तरी तट पर जो क्षेत्र हैं, उनमें जो नदियां बह रही हैं, उन नदियों के नाम है गंगा और सिंधु। और सीता के दक्षिण तट पर और सीतोदा के भी दक्षिण तट पर, यानी दक्षिण साइड में जो क्षेत्र है, समझ लीजिए दक्षिण साइड का क्षेत्र है ये। और यहाँ पर निषद पर्वत में 2 कुंड बने हुए हैं दोनों नदियों के लिए। तो यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं दक्षिण साइड वाले में से, उनका नाम है रक्ता रक्तोदा। उत्तर साइड में है गंगा सिंधु,
वही पूर्व साइड वाली गंगा, पश्चिम साइड वाली सिंधु, जैसा भरत क्षेत्र में है। और दक्षिण साइड वाले क्षेत्रों में रक्ता और रक्तोदा, ये दो नदियां, ये क्षेत्रों में, विदेह क्षेत्र के क्षेत्रों में दो नदियां, तो दो नदियों से 3 पार्ट हो गए। और इसी के बीच में है एक विजयार्ध पर्वत, पूर्व पश्चिम फैला हुआ, पूर्व पश्चिम फैला हुआ वो विजयार्ध पर्वत है। तो ये एक विजयार्ध पर्वत और दो नदियां, तो ये 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, जैसे भरत क्षेत्र में है। तो जिस प्रकार भरत क्षेत्र में दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो आर्यखंड होता है, उसी तरह से विदेह क्षेत्र में भी ये दक्षिण वाला ये आर्यखंड है, और यहाँ नीचे वाले में भी इसी तरह से ये विजयार्ध पर्वत है, और दक्षिण साइड वाले में इस तरफ वाला आर्यखंड होगा। नदी के साइड वाला, नदी के पास वाला जो क्षेत्र है वो आर्यखंड है, और बाकी के 5 हैं म्लेच्छखंड। तो विदेह क्षेत्र के एक एक क्षेत्र में भी 5-5 खंड। हमको लगता है विदेह क्षेत्र से तो खूब जीव मुक जा रहे हैं, कहीं हम भी विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाएं, लेकिन विदेह क्षेत्र में कहीं भी पैदा हो गए, म्लेच्छखंडों में हो गए, तो वही स्थिति है। विदेह क्षेत्र में केवल, यानी अब पूरे 32 क्षेत्र हैं, 32 क्षेत्रों में अपने पास में आर्यखंड कितने हैं? आर्यखंड तो 32 ही हैं, क्षेत्र 32 और आर्यखंड एक उसमें, आर्यखंड 32 हैं, और 32 क्षेत्रों में 5-5 म्लेच्छखंड हैं। म्लेच्छखंड कितने हो गए? 160 म्लेच्छखंड हो गए हैं। समझ में आ रहा है? तो म्लेच्छखंड इतने ज्यादा हैं और आर्यखंड इतने कम है। वो आर्यखंड में ही तीर्थंकर होते हैं। तो ये जो नगरी के नाम बताए थे ना, वो आर्यखंड की वो नगरियां थी। बोलिए शमीला। ये रक्तोदा रक्ता जो होगी उसमें आर्यखंड किस तरफ होगा? इधर सीता नदी के पास की तरफ, सीता नदी के पास में जो बीच में क्षेत्र पड़ेगा उधर। अब सीता नदी किधर है वो आप लोकेट कर लीजिए। सीता नदी पूर्व में होगी। अरे पूर्व में तो है, लेकिन वो क्षेत्र कहाँ होगा? ये तो नदी तो बह रही है, नदी के पास अभी ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो उत्तर वाले क्षेत्र में तो सीता नदी पड़ रही है, उसके दक्षिण में तो ये वाला क्षेत्र आर्यखंड होगा, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें सीता नदी पड़ रही है उत्तर की तरफ, तो ये वाला क्षेत्र आर्यखंड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ आ गया। नदी के पास वाला जो क्षेत्र है वो आर्यखंड होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्र के 32 देशों में भी, 32 क्षेत्रों में भी एक एक क्षेत्र के 6-6 विभाग वापस से हैं, और उसी तरह से विजयार्ध पर्वत, और वैसे ही विजयार्ध पर्वत की रचना 25 योजन ऊंचा है, 50 योजन फैला हुआ है, फिर वो कटनियां हैं, पहली कटनी पर विद्याधर रहते हैं, दूसरी कटनी पर व्यंतर देव रहते हैं, तीसरी कटनी पर कूटे बनी हुई हैं, वहां पर भी अकृत्रिम जिनालय, जैसा अपने यहाँ विजयार्ध पर्वत में जो रचना हमने देखी थी भरत क्षेत्र में, सेम टू सेम वैसी की वैसी रचना यहाँ पर भी विजयार्ध पर्वत पे है। तो यहाँ विजयार्ध पर्वत कितने होंगे? विदेह क्षेत्र के चारों क्षेत्रों में मिलाकर, 4 जो विभाग हमने विदेह क्षेत्र के किए, उसमें चारों में मिलाकर विजयार्ध पर्वत कितने होंगे? बोले वर्षा भाभी। वर्षा भाभी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। बंद कर लिया आपने। बोलिए पूर्णिमा आंटी। 32 देश हैं तो 32 विजयार्ध पर्वत होंगे। 32 ही विजयार्ध पर्वत हैं, बिल्कुल। और एक विजयार्ध पर्वत पे एक अकृत्रिम जिनालय है, तो 32 अकृत्रिम जिनालय विजयार्ध संबंधी विदेह क्षेत्र में है, और एक विजयार्ध भरत में है, एक विजयार्ध ऐरावत क्षेत्र में है। तो ऐसे 2 विजयार्ध और, यानी 2 जिनालय और। तो इस तरह से जम्बू द्वीप में कुल 34 जिनालय वो विजयार्ध पर्वत। आ रही है आवाज? हाँ बोलिए, अब क्या प्रश्न है आपका?
32 वो यही पूछ वो रही तो थी हो कि गया। ये विदेश क्षेत्र वाले क्षेत्र है ना, जो भारत क्षेत्र जो उसी के विषय में बता रहे हैं ना, जो महाविदेश क्षेत्र हाँ, के पर अंदर इनको जो भरत क्षेत्र। क्षेत्र नहीं बोलेंगे, ये विधेय क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, तो जो कच्छा देश, सुकच्छा, ये अच्छा, वो बोलेंगे, इनको भरत क्षेत्र नहीं बोलेंगे। ये कच्छा देश की रचना है, समझ पर लीजिए। रचना वैसी है। हाँ, रचना उसके जैसी है, लेकिन इसका नाम भरत क्षेत्र नहीं है, इसका नाम कच्छा देश ही है। कच्छा क्षेत्र बोल दो या देश बोल दो। और उसमें फिर ये आर्यखंड है, और इस आर्यखंड में वो क्या विराट नाम है? पर्वत तो मतलब जितने उतने ही होंगे ना, 16। हाँ, मतलब 16 पूर्व 32 साइड एक में, साइड में 16, दूसरी में 16, 32। हाँ हाँ, ये कच्छा देश, और उसका नगरी का नाम क्या था? जो भी था वो मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी, देख लेंगे। कहाँ गया? वही नाम है, मतलब हमारे यहाँ जो अयोध्या नाम होता है, तो इसमें जैसे क्षेमा, यहाँ क्षेमा ही है, क्षेमा कच्छा देश है, और ये यहाँ जो नगरी होगी उसका नाम होगा क्षेमा, ये क्षेमा नगरी। तो इस तरह से प्रत्येक विधेय क्षेत्र में, अब ये टोटल अपन ने एक बार किया था जब तीसरा अध्याय चला था, कि टोटल जम्बू द्वीप में कितनी गंगा नदियां हैं और कितनी सिंधु नदियां हैं। गंगा सिंधु कितनी हो गई? ये यानी 16 तो गंगा और हो गई है इधर, 8 इस क्षेत्र में पूर्व साइड में, 8 पश्चिम साइड में। एक गंगा है, एक सिंधु है, तो एक देश में एक गंगा हो गई ना। तो 8 देश हैं उत्तर में सीता नदी के, 8 देश हैं सीतोदा के उत्तर में, उन सब में गंगा है। तो 16 गंगा, 16 सिंधु, और एक एक भरत और अरावत में। तो ऐसे 18 गंगा और 18 सिंधु नदियां। और वैसे तो टोटल अपन ने पूरी पूरी नदियों के लगाए ही थे, कितनी नदियां हैं, विभंगा कितनी है, ऐसा उपयोग लगाने की चीजें हैं। इधर उधर फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगे, और यहाँ अपना उपयोग लगे। और कभी पुराणों में ये नाम आते हैं, पुराण जब भी कोई हम कथा पढ़ते हैं, तो एक विधेय क्षेत्र में एक नगरी थी पुंडरीकिणी, तब नाम पुंडरीकिणी पढ़ते ही अपने को प्रसन्नता हो जानी चाहिए कि हमने देखी है कि हमने पुंडरीकिणी नगरी देखी अपने ज्ञान में, वो हमने देख ली। ऐसा ये श्रुत ज्ञान भी लोकालोक को जानता है। हम अपने शुद्ध ज्ञान में इस तरह से अलोक को जानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं ना कि अलोक होता है। इस प्रकार से वो शुद्ध ज्ञान भी यानी लोकालोक को जानने वाला हो जाता है। 6 द्रव्य विषय बताए हैं ना, मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। 6 द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। सब द्रव्यों को जानते हैं, और जितना ये हम सब जान रहे हैं वो भी हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। ऐसा लगता है बिल्कुल अपन फैमिलियर, मतलब जैसे कहीं अपन नहीं गए हो अमेरिका, लेकिन बहुत कोई अपने को सुनाता हो और वीडियो कॉलिंग में दिखाता हो, तो फिर अपन कभी जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ हम तो आए हुए ही हैं। ऐसे ही ये यहाँ सब ये वीडियो कॉलिंग जैसी ही हैं ये सब रचनाएं, इस तरह से जो लिखे हैं आचार्य देव ने। तो आनंद आता है, उत्साह होता है। और अकृत्रिम जिनालय कहाँ कहाँ है वो देखकर 3 लोक में एक जिनेंद्र भगवान का ही शासन है। जैसे जैन धर्म की महिमा वो विशेष ख्याल में आती है कि हम ऐसे जैन धर्म में हम उत्पन्न हुए हैं, कोई हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हम पूर्व पुण्य के उदय से ही जिन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, तो कुछ उसका फायदा तो ले लें, या ऐसे ही निकल रहा है जीवन। बोलिए विनीता जी। दीदी आपने ये बताया ना कि गंगा सिंधु कितनी और रक्ता रक्तोदा कितनी, वो तो 16 बैठी ना, फिर एक एक देश में एक गंगा एक सिंधु। हाँ, तो 16 तो विधेय क्षेत्र में, और हाँ एक जी। भरत की, एक अरावत की, जम्बू द्वीप में 18 हो गई। ठीक है, ये बात मेरे को लगा ये क्या हुआ एकदम। नहीं, 18 नहीं हुई, 17 ही तो हुई। उधर तो रक्ता रक्तोदा है। हाँ, 16 विधेय क्षेत्र की और एक भरत क्षेत्र की, हाँ तो 17 ही हुई। हाँ 17 हुई, ठीक है ना। उधर तो रक्ता रक्तोदा है, ऐसे ही 17 रक्ता रक्तोदा हो जाएंगी, और 17 गंगा सिंधु हो जाएंगी। ठीक। देखिए अब इसके आगे, ये तो जम्बू द्वीप का यहाँ, चलो यहाँ का पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे का पढ़ के बताती हूँ आपको। ये 2 लाइन और रह गई। ये 6 खंड जानना प्रत्येक के। विशेष यह है
कि इन सब क्षेत्रों में सदाकाल चौथे काल की आदि जैसा काल रहता है, यानी चौथे काल के प्रारंभ जैसा काल। चौथे काल की आदि यानी चौथे काल के स्टार्टिंग में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई, मनुष्य तिरंजों के शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, उनकी आयु कितनी होती है, उनका भोजन का क्या प्रमाण होता है, जो भी परिस्थितियां चौथे काल के प्रारंभ में अपने यहाँ होती हैं, वैसी परिस्थितियां वहां विदेह क्षेत्र में हमेशा रहती हैं। तो चौथे काल का प्रारंभ और चौथे काल का अंत, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक कुड़ाकुड़ी सागर, उसमें 42,000 वर्ष कम है, तो अपन एक कुड़ाकुड़ी सागर मान ले। लगभग एक कुड़ाकुड़ी सागर में कितना फर्क पड़ता है। तीर्थंकरों के पुराण हम पढ़ें तो उनके शरीर की ऊंचाई और आयु, वो सब डाउनफॉल हो रहा है। सर्पणी काल है ना, सब कम 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 होता जा रहा है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के और महावीर भगवान 7 हाथ के ही, 2 धनुष भी पूरे नहीं हुए। तो ये जैसे यहाँ इस तरह से चल रहा है, वैसे वहां विदेश क्षेत्र में नहीं होता है। वहां तो वो जो प्रारंभ वाली स्थितियां हैं, जैसे आदिनाथ थे, बाहुबली, भरत, ये लोग, उस समय जो परिस्थितियां थी, वैसी ही परिस्थितियां विदेह क्षेत्र में सदाकाल बनी रहती हैं। वहां उत्कृष्ट आयुष्य करोड़ पूर्व यानी 1 करोड़ पूर्व, कोटि पूर्व भी बोलते हैं। कोटि का अर्थ होता है करोड़, और करोड़ पूर्व लिखा है तो संख्या उसके आगे नहीं लिखी है, उसका मतलब है 1 करोड़ पूर्व वहां की उत्कृष्ट आयु है। और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष कोई धनुष्य लिखा है, हम धनुष बोलते हैं। 500 धनुष। एक धनुष कितना बड़ा होता है? 4 हाथ। ये हमारे हाथ है ना, ये कोहनी से लेके और मुट्ठी बंद करो यहाँ तक, ये कहलाता है 1 हाथ। 2 बिलस्त का 1 हाथ होता है। नाप के देखना आप, ये 2 बिलस्त आ जाएंगे, ये 2 बिलस्त तो समझते हैं, ये ऐसा नापते हैं अपन। 2 बिलस्त का 1 हाथ होता है और 4 हाथ का 1 धनुष होता है। और ऐसे 500 धनुष की ऊंचाई वहां पर जीवों की होती है। पूर्व कितना बड़ा होता है? पूर्व का माप कहते हैं, पूर्व का प्रमाण 70,56,000 करोड़ वर्ष जानना। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, ये आप लोग, अब एग्जाम होएगा ना, ये तो हो जाएगा जब, तो ये समझ लेना, ये प्रश्न इस तरह के आएंगे, जैसा विषय होगा उसी तरह के प्रश्न आएंगे। एक पूर्व कितना बड़ा है, एक पूर्व में कितने वर्ष? 56,000 और फिर करोड़। 70 तो लाख लिखे, फिर 56,000 और उसके आगे करोड़ और लगाएं, यानी 70 लिखा, 56 लिखा और उसके आगे फिर करोड़ की 7 जीरो, तो वो उतना बड़ा एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का जानना। इस प्रकार संक्षेप में, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, संक्षेप में लिखा है ये हमने। हमको लग रहा है हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल तो बहुत है और बहुत डिटेल है। एक ग्रंथ है जम्बूदीप पण्णति संग्रहो, उसमें केवल पूरे ग्रंथ में जम्बूदीप का ही वर्णन है। ये अपने जो 12वां अंग है ना, 12वां अंग दृष्टिवाद, उसके 5 भेद, फिर उसके 5 भेदों में से जो एक भेद है चूलिका वाला, चूलिका है, उसमें जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रकृति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ऐसे 5 भेद उसके और हैं। तो जम्बूदीप प्रज्ञप्ति मतलब केवल जम्बूदीप का वर्णन उसमें, और ग्रंथ भी है जम्बूदीप पण्णति संग्रहो नाम से ग्रंथ भी है, तो पूरा वर्णन जम्बूदीप का। तो इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं हमने तो संक्षेप में 15 पेज में जितने भी 8-10 पेज हुए हैं उसमें लिखा है। और ये 8-10 पेज भी इसलिए हुए हैं कि ऊपर आधे में संस्कृत है, आधे में हिंदी है, नहीं तो और कम हो जाएगा समझ लो, केवल सिंगल अपन देखेंगे तो ये तो हमने संक्षेप में व्याख्यान किया है। विस्तार में बहुत बड़े ग्रंथों में इनका विस्तार बहुत है, जिनको जिज्ञासा हो वो उसमें डिटेल समझे एक एक चीज का। अभी वो विक्रांत जी की चल रही है, आप लोग वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पंडित विक्रांत शाह, मैं वो आपको भेजती हूँ ना लिंक। तो उस समय नहीं सुन पाए तो वो उनकी लगभग हर संडे को होती है, कभी सैटरडे को भी होती है, तो उसमें नए आपको जो भी होगा ना वो आ जाएगा। वो पूरा डिटेल में बताते हैं। हिमवन पर्वत का, वो पद्म सरोवर का बहुत डिटेल में बताया। अभी हेमवत क्षेत्र में पिछले बार जो क्लास हुई थी उनकी, वो उन्होंने उसका भी बताया था, वो जो चक्रवर्ती जो खंड जीतते हैं उसका भी
मैंने देखा हाँ, था। वो चक्रवर्ती की दिग्विजय का वो अच्छे हैं हाँ। उनके, और वो वीडियोस वो 3D में बनाते हैं और वो पूरा डिटेल में तिलोय पन्नति तिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से डिटेल में समझाते हैं। तो वो आप लोग एक्स्ट्रा अलग से जब भी टाइम आप लोगों को होता हो वो जरूर आप अच्छा, देख। मैं बोले भारतीय पूछ रही थी आपसे कि जैसे जब श्रेणिक राजा जब पहले तीर्थंकर बनेंगे, मतलब उनका जीव, तो उनकी जो हाइट होगी वो फिर महावीर भगवान के हिसाब से होगी, क्योंकि वो तो फिर उत्सर्पिणी। हाँ, तो वैसे वो होगा ना? उत्सर्पिणी होगा ना। हाँ, तो जैसे उनकी आयु 120 वर्ष की बता रहे हैं। हाँ, 120 तो हाइट से मतलब महावीर भगवान की 7 हाथ की, उनकी 10-15 हाथ होगी, हो सकता है अच्छा। थोड़ी ज्यादा हो, इतनी ही होगी। और फिर वो हाँ, फिर बढ़ते बढ़ते जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो 500 धनुष के होंगे, आयु भी फिर उनकी पूर्वों में होगी, ऐसा। इस प्रकार ये संक्षेप में जम्बूद्वीप का व्याख्यान समाप्त हुआ। अभी थोड़ा सा जितना अपने पास समय है मैं आपको यहाँ से पढ़ के विदेह क्षेत्रों के बारे में। देखो, जो गंगा और सिंधु नदियां हैं विदेह क्षेत्र में, उन गंगा सिंधु नदियों में भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपने यहाँ गंगा और सिंधु नदियों की 14 हजार सहायक नदियां, चतुर्दश नदी सहस परिवृत्ता गंगा सिंधु नदियां सूत्र है ना अपने। तो वो परिवार नदियां एक एक, गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000, फिर आगे वाले क्षेत्रों से मतलब तो नहीं है, पर यहाँ गंगा सिंधु की जैसे भरत क्षेत्र में ऐरावत में रक्ता रक्तोदा की 14 हजार सहायक नदियां हैं, उसी तरह विदेह क्षेत्र में भी जो गंगा सिंधु और रक्ता रक्तोदा है उनकी भी 14 हजार सहायक नदियां। और जिस तरह से यहाँ विजयार्थ पर्वत में से वो थ्रू होती हैं, उसके गुफा के अंदर से जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी वो विजयार्थ की गुफाओं में से पास होती हैं। फिर कहाँ मिलती हैं? यहाँ वाली तो लवण समुद्र में जाके मिलती हैं, वहां वाली वो गंगा नहीं, सॉरी, जो इधर पूर्व साइड वाली है वो सिंधु नहीं, सीता नदी में, पूर्व दिशा वाली जो गंगा सिंधु नदियां हैं वो सीता नदी में जाके मिलती हैं, और जो पश्चिम दिशा वाली नदियां हैं वो सीतोदा नदी में जाकर मिलती हैं, इस तरह से। और ये सारा, ये जो नगरियां हैं यहाँ विदेह क्षेत्र में, नगरियां मतलब जो आर्य खंड में जो शेमपुरी ये जो नाम बताए हैं ना, देश तो है वो कच्छा, तो वो तो उसमें तो 5 विलेज खंड भी हैं और एक आर्य खंड है। उस आर्य खंड में जो मेन नगरी है जिसमें तीर्थंकर होते हैं अयोध्या के समान, उसमें उस नगरी में चारों ओर स्वर्णमयी कोट है, फिर बड़े बड़े 1000 बड़े द्वार हैं, 500 छोटे द्वार हैं, उन द्वारों में रत्नमयी कपाट लगे हुए हैं जो आधे खुले आधे बंद रहते हैं, और नगरी के अंदर गमन करने के लिए 12,000 गलियां हैं। तो पूरा बिल्कुल आर्किटेक्ट का बनाया हुआ। कौन से आर्किटेक्ट ने बनाया है ये नगर को? जयपुर बसाया। जयपुर नहीं था पहले, 300-350 साल पहले जयपुर नहीं था, आमेर था और सांगानेर था। तो सवाई जयसिंह राजा हुए, उन्होंने जयपुर बसाया, तो पूरा बराबर बहुत अच्छा बसा हुआ है जयपुर। और शहरों में इतनी मतलब पूरी आर्किटेक्ट की जैसा रचना वो और कहीं नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये किसने बसाई है? शेमापुरी की अनादि न कृत्रिम है, अपने आप बनी हुई है, लेकिन कितनी परफेक्ट व्यवस्था है कि 1000 बड़े द्वार हैं, 500 छोटे द्वार हैं और 700 खिड़कियां हैं, ये भी लिखा है। खिड़कियां कितनी है? किसमें? ये कोट में। उस नगरी के चारों तरफ कोट बना हुआ है, उस कोट में दरवाजे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, खिड़कियां। कोट समझते हैं? परकोटा होता है जैसे से। अब जयपुर में तो समझ लीजिए, जो जयपुर वाले हैं, सांगानेरी गेट है, अपने अजमेरी गेट है, ये परकोटा, उसको कोट, और फिर उसमें दरवाजे हैं, इस साइड में छोटे दरवाजे भी हैं और ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां भी हैं। अब बाहर वाले जो हों वो समझ लीजिए, जिन्होंने कभी जयपुर नहीं देखा हो, तो किले वगैरह जो होते हैं ना, किलों में जैसी दीवारें होती हैं और उसमें छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, उस तरह से समझ लीजिए ये कोट। फिर वो जो दरवाजे हैं वो सब रत्नमयी हैं। अंदर गमन करने के लिए 12,000 गलियां वीथियां हैं, 1000 चौराहे हैं, और नगरी के बाहर चारों दिशाओं में 300 बाग हैं। कौन गिन के आया? ये केवल यानी भगवान ने सब जाना है, गिनती कर कर आके अपने को तो बिल्कुल तैयार बता दिया है। उस नगरी में रत्नमयी अनेक महल हैं, अन्य भी रचना होती हैं।
बीच में राजा का महल और चारों ओर अन्य लोगों के महल होने से इनमें राजा और प्रजाजन रहते हैं। देखिए, यह संपूर्ण रचना अनादि निधन है, किसी ने बनाई नहीं है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे खुद ही। यह संपूर्ण रचना अनादि निधन है। इनमें प्राणी अपनी आयु के उदयानुसार जन्म मरण करते हैं, परंतु वो क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो सदा एक समान रहती है। यहाँ काल का परिवर्तन नहीं है, यहाँ प्रलय भी नहीं होती है, क्योंकि काल बदलता ही नहीं है, तो प्रलय भी यहाँ पर नहीं होती है। प्रलय कहाँ होती है? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में, वो भी बस, इसके अलावा प्रलय कहीं नहीं होती है। विदेह क्षेत्र की नगरी से दक्षिण दिशा की ओर सीता नदी, जो ऊपर अपन दक्षिण यानी सीता नदी के उत्तर वाले क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, कच्छा देश की, तो उसमें दक्षिण दिशा की ओर सीता नदी और उत्तर की ओर इन दोनों के मध्य उप समुद्र खाड़ी है, मतलब विदेह क्षेत्र में। और अभी यहाँ तो अपने चारों तरफ लवण समुद्र है, भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के चारों तरफ। विदेह क्षेत्र में भी अकेली गंगा और सिंधु नदियां नहीं, उनके साइड में और उप समुद्र, मतलब थोड़े छोटे समुद्र भी वहां पर भी हैं, विदेह क्षेत्र में भी। और उसमें भी टापू, अंतर्द्वीप, देखो क्या क्या लिखा है पूरा। उसमें एक टापू, 56 अंतर्द्वीप और 26,000 रत्न बेचने खरीदने के स्थान हैं। लोग जाते हैं ना बाहर व्यापार करने, वो सब भी लिखा है। वहां व्यापारी लोग व्यापार करते हैं। और उसमें 700 योजन ऊपर आकाश में भूत नामक व्यंतर देवों के नगर हैं। आकाश में ही उस जो उप समुद्र है उसके ऊपर, जैसे अभी अपन पढ़ेंगे कल परसों में लवण समुद्र की रचना, लवण समुद्र में भी आकाश के ऊपर ही, आकाश में ऐसे व्यंतरों के निवास स्थान है लवण समुद्र में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो उपसमुद्र है विदेह क्षेत्र में, वहां पर भी आकाश में व्यंतर देवों के नगर हैं। और वहां पर भी वही चक्रवर्ती होते रहते हैं, नारायण होते रहते हैं, प्रति नारायण होते रहते हैं, इस तरह से वहां पर भी। और जैसे चक्रवर्ती की विजय है वो आप लोग देख लेना उसमें वीडियो, पंडित विक्रांत शाह, पीटी, पंडित के लिए पीटी और विक्रांत शाह, उसमें आप डालेंगे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वो चैनल आपको खुल जाएगा। तो वो उन्होंने पूरा बताया चक्रवर्ती किस तरह विजय करता है, तो लवण समुद्र के देवों को जीतता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीका इनका होता है। इस तरह से ये एक क्षेत्र संबंधी हमने देखा है, पूरे 32 क्षेत्रों में। यहाँ इसमें पूरा लिखा है एक का 32 क्षेत्रों में किस तरह से कैसे कैसे रचना है पूरा। अभी और थोड़ा सा है, ये पूरा कर देती हूँ पढ़ के, 2-3 मिनट है। विदेह क्षेत्र में मौसम कैसा होता है? मौसम कैसा होता है वहां पर? तो कह रहे हैं वहां 7 प्रकार के काले घटारूप बादल होते हैं और ये वर्षा काल में 7-7 दिन की मर्यादा लेकर बरसते हैं। वर्षा काल 7-7 49 डेज, ये 49 डेज का समझ लो। अपने यहाँ 3 महीना ऐसा कहते हैं, 3-4 महीना, लेकिन उसमें से बारिश कुछ दिन होती है। तो ये वर्षा काल में 7 दिन एक टाइप के, 7 दिन एक टाइप के, ऐसे वहां बारिश होती है। और इसके अलावा 12 प्रकार की द्रोह नामक श्वेत वर्णी अभ्र बादली है, मतलब ये तो काली घटा रूप बादल तो 49 डेज हो गए। इसके अलावा और थोड़े सफेद वाले बादल, काली घटा रूप नहीं, हर बार ही बारिश ही बारिश हो 4 महीने तक, ऐसा नहीं। जैसे अपने भी होता है ना, सावन का महीना आया तो आज हो गई, कल केवल बादल रह गए, इस तरह से वहां पर भी। तो वे भी जो छोटे वाले बादल हैं वो भी 7-7 दिन की मर्यादा लेके बरसते हैं। इस प्रकार 133 दिन तक यथा आवश्यक समवृष्टि होती है। समवृष्टि मतलब ना अतिवृष्टि ना अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बाढ़, अनावृष्टि मतलब सूखा। और वहां समवृष्टि होती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, जितनी जरूरत है, क्योंकि बारिश की भी जरूरत पड़ती है, कर्म भूमि है, अनाज वगैरह उगता है, तो यथा योग्य जितनी आवश्यकता है, जीवों को तकलीफ भी नहीं हो, और उस हिसाब से वहां बारिश होती है। वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि दुर्भिक्ष नहीं होता। ये अकाल, बाढ़, कोई सुनामी आ रही है कि कोई
पता नहीं कौन कौन सी और जो भी दूसरी दूसरी चलती हैं, इस तरह की परिस्थितियां वहां नहीं होती है। सदा सुभिक्ष ही रहता है, मतलब अच्छा वातावरण सबको अनुकूल हो, इस तरह का ही रहता है। यथा आवश्यक शीतकाल में भी समवृष्टि हो जाती है, मतलब है कि वहां ऋतुएं बदलती हैं। वर्षा काल अलग बताया, शीतकाल अलग बताया, सर्दी में अपने भी बारिश होती है, तो ऐसे ही वहां पर भी सर्दी में भी बारिश होती है और ऋतुएं भी बदलती हैं। विदेह क्षेत्र में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसा, टिड्डी, सुआ अपनी सेना शत्रु सेनाकृत उपद्रव में 7 प्रकार की इति नहीं है। एक शब्द आता है ये मेरी भावना में, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। तो ये इति मतलब है ये 7 प्रकार की बताई है, मतलब अधिकताएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसा किसे कहेंगे पता नहीं मुझे, टिड्डी तो जानते हैं, टिड्डी दल आते हैं, टिड्डी, और सुआ कहते हैं शायद तोते को या चूहे को, सुआ। मूसा होता है चूहा, मूसा चूहा, और तो सुआ तोता होता है। सुआ तोता होता है, हाँ। तो ऐसे कोई उनके आक्रमण बहुत ज्यादा चूहे हो गए कि बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह के कोई पक्षियों के या पशुओं के, या ये इंसेक्ट्स है टिड्डी, तो ये सॉरी आप बंद हो, म्यूट हो गए। नहीं, मैं कह रही जो इति भीति कहते हैं वो इति, ये सब, ये जो 7 चीजें, हाँ ये थी। अभीति, और अब समझ लीजिए, बोलिए आप, बोलिए पहले कुछ कह रहे हैं। भीति का मतलब है भय, 7 प्रकार के भय होते हैं। भीति यानी डर, और इति यानी ये इस तरह की। तो ये जो भी महामारी फैली है, अपन शांति पाठ में ही बोलते हैं ना, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, तो मरी का मतलब है महामारी। तो ये यहाँ हुई है अपने भरत क्षेत्र में, और वो भी हुंडा काल है। विदेह क्षेत्र में कोई ये पैंडेमिक कोरोना वोरोना ये कोई परिस्थितियां वहां विदेह एक चीज और पूछ रही थी मैं, एक चीज बीच में पूछ रही हूँ। हाँ, ये जैसे आपने कहा ना ये विदेह क्षेत्र अकृत्रिम है सारा, तो अपना जो भारत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की जो रचना है वो अकृत्रिम नहीं, अकृत्रिम ही है, पूरी रचना है सब अकृत्रिम ही है। लेकिन अभी अपन बात हो रहा है, जो अभी हो रहा है ये सब, ये तो हो रहा है काल दोष से। और भरत और एरावत क्षेत्रों में अतिवृष्टि अनावृष्टि तो वो तो नॉर्मल है, वो काल का दोष नहीं, यहाँ हो सकती है, लेकिन विदेह क्षेत्र में नहीं होगी अतिवृष्टि अनावृष्टि। पर अभी जो इतनी ज्यादा जो ये परिस्थितियां बन रही हैं इस तरह से, ये हुंडाव सर्पणी काल के दोष से इतने ज्यादा अपने को विकलत्र दिखाई दे रहे हैं। कितनी चींटियां, मक्खी, मच्छर कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब दिखते हैं अपने को, ये सब भी ये हुंडा सर्पणी काल के दोष से इतने अधिक हैं। सामान्य रूप से इतने अधिक नहीं होते, अगर हुंडा काल नहीं होता है इतने अधिक नहीं होते। सर्दियां पड़ गई हैं फिर भी वो चींटियों की लाइन बंदी नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। वरना सर्दियों में तो कहते हैं कम हो जाती है, पर वो आती ही रहती है। और इतने ज्यादा मतलब ऐसे वो काल दोष से है। एक दो लाइन और है, टाइम तो हो गया, पढ़ के पूरा कर देती हूँ। वहां अन्य मति नहीं होते, जिन देव के अतिरिक्त अन्य कोई कुदेवादी नहीं है, जिन लिंग के अलावा अन्य कोई लिंगी कुलिंगी नहीं है। विदेह क्षेत्र में सदा जैन मत की ही प्रवृत्ति होने से बाह्य ग्रहित मिथ्या तो वहां पर नहीं होता। बाहर में कोई ग्रहित मिथ्या, तो किसी कुदेव का मंदिर, कोई दूसरे साधु वगैरह दिखते हो, ऐसा वहां पर नहीं होता विदेह क्षेत्रों में। और अग्रहित मिथ्या अंदर लोगों की मान्यताओं में चलता है, वो अंदर चलेगा। लेकिन बाहर में मंदिर वंदिर किसी के मिल रहे हो कि कोई देवशास गुरु खोटे मिल रहे हो, बाहर में नहीं है। अंदर लोगों की मान्यताओं में अग्रहित भी रहता है और ऐसी मान्यताओं में ग्रहित भी रहे, लेकिन बाहर में वहां पर इस तरह का ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। इस प्रकार से ये विदेह क्षेत्र के संबंध में विशेष बातें ये हमारी हुई है। बोलिए विनीता जी। मैं दीदी सुनने में तो नहीं, शायद गलत है, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि प्रत्येक देश में जो पूर्वी और वो पश्चिम विदेह है, उसके सीता और सीता दो के उत्तर की तरफ रक्ता रक्तोदा नदी एरावत में है, तो वो ही होनी चाहिए ना? नहीं, नाम से होती है चाहिए नहीं, लेकिन ऐसा उल्टा है कि अच्छा। सीता सीतोदा उत्तरी में है, रक्ता रक्तोदा दक्षिणी में है, ऐसा है। हाँ, नहीं मुझे लगा मैं तो ग्रंथ में से ही, ग्रंथ का प्रमाण है अपने पास, और अपने वृद्रव्य संग्रह में भी
नहीं इतना नहीं, नहीं है पर हाँ वो आपकी बात ठीक है, मुझे लगा कि मुंह से निकल गया हो तो मैं किताबों में देखूं। हाँ ठीक है, सही बात है, हो सकता है निकल जाता है कभी कभी, सही बात है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है, उल्टा है, उल्टा है। उत्तर की तरफ गंगा सिंधु है, दक्षिण की तरफ रक्ता रक्त होता है। ठीक है, मुझे ग्रंथ खोलने पड़ते हैं, आपसे क्लियर हो गया। हाँ ये अच्छा हुआ, कभी कभी हो जाती है, टंग स्लिप हो जाती है, वो एक से नाम होते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। बस चमेली आंटी आपको भी पूछना है क्या कुछ? नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे, आपका हाथ दिखा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी ये दोबारा गंगा, ये जो इसकी रचना है ना, एक मतलब विदेश क्षेत्र की, एक क्षेत्र की, वो क्लियर थोड़ा सा कम हो पाई थी, कौन सी चीज किधर है वो कल ठीक है, पूछ कल लेंगे। और कर देंगे। हाँ कल और कर देंगे। चलिए आज समय ज्यादा हुआ, अभी 1 मिनट में ही शुरू करते हैं सत्वार सूत्र की। जय जिनेंद्र।